जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष की वीकली करंट अफेयर सीरीज में। यूपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए कल्पाक्ष द्वारा ये वीकली करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं, साथ ही साथ उस पर किस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो लोग सेशन पे पहली बार इस वीडियो को अंत तक देखें, ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह से हम मिनिमम क्वांटिटी पर फोकस करके मैक्सिमम क्वालिटी गेन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आज हम बात करेंगे 27 जुलाई से लेकर अगस्त 2 तक के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे इस पूरे लास्ट वीक में, उनके बारे में, जहां से सवाल बनते हैं। बिना देरी किए सेशन को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहली न्यूज को कवर करते हैं। एक न्यूज निकल कर आया जो सरदार सरोवर डैम को लेकर था, जिसमें कहा गया सरदार सरोवर डैम ओपन्स गेट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस मानसून इन गुजरात। गुजरात में स्थित सरदार सरोवर डैम के पहली बार गेट खोले गए इस वाले मानसून में। और ये शायद कोई बड़ी न्यूज नहीं, क्योंकि लगभग हर डैम का गेट मानसून में नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा। परंतु कई बार क्या होता है, ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट के कारण कुछ चीजें ट्रेंड करने लग जाती, और जिस तरह से सरदार सरोवर डैम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो ट्रेंडिंग तो बनता है। यहाँ से एक सवाल जनरली पहले भी सरदार सरोवर से पूछे जा चुके हैं, परंतु एक और कुछ कहानी यहाँ से बनती है कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन बन सकता है, विथ रेफरेंस टू सरदार सरोवर डैम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, इट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, इट जनरेट इको फ्रेंडली हाइड्रो पावर, इट हैज बीन बिल्ड ओवर द तापी रिवर इन गुजरात, द सरदार सरोवर डैम प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर टू स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओनली। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। अगर आपने लगता है कि ये टॉपिक आपका पहले कवर किया गया है तो इसके आंसर्स आप लगाइए, हाउ मेनी ऑफ अबोव आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या आर 4। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन कहता है यह एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है, यह पर्यावरण के अनुकूल जल विद्युत उत्पादन करता है, इसे गुजरात में तापी नदी पर बनाया गया है और ये केवल गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य को सिंचाई के लिए जल प्रदान करता है। इनमें से उपरोक्त में से कौन से कथन, कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? अगर आपने ये कवर किया है तो आप आंसर तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग नए हैं, पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर देते हैं। तो सवाल आता है आपका पॉइंट, इट इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। ये क्या है? एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, मेजरिंग 1210 meters means 3970 meter in length, reaching a maximum height of 163 meter above the deepest foundation level। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहां से याद रखिए। 2 फैक्ट आपके लिए और बन जाते हैं। पहला, ये ग्रेविटी डैम तो है, ठीक है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, साथ ही साथ इसकी लेंथ कितना है 1210 मीटर्स और हाइट कितना है 163 मीटर। इस आधार पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है। सेकेंड, इट हैज बीन बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा रिवर पर बना है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, जहां पर ये कहा गया ये कौन सी नदी पर बना है? तापी नदी पर बना है। इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड टूरिज्म। सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसमें टूरिज्म के नाम पे आपने केवड़िया में सरदार जी का सबसे स्टेचू, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेचू जो है, टॉलेस्ट स्टेचू इंस्टॉल किया। It generate 1450 megawatt eco-friendly hydropower electricity, which generate 3,500 millit unit per year on average basis, with total 1575 crore rupees। तो इसके तरह से सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है कि भैया ये इको फ्रेंडली हाइड्रो पावर क्या करता है? स्टैब्लिश करता है। अब आखिरी स्टेटमेंट आता है कि ये सिर्फ किसको इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है? गुजरात को, मध्य प्रदेश को और आपका महाराष्ट्र को। परंतु यहां पर एक और पॉइंट है, किसको भी करता है? राजस्थान को भी इंक्लूड करता है। तो बेसिकली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 स्टेट है जहां को यहां से इरिगेशन के लिए वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। तो जिन लोगों को ये समझ में आया कि यार इस न्यूज से क्वेश्चन क्यों, परंतु हाँ, सरदार सरोवर डैम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते तो सवाल तो बनता है कि हम क्या तैयारी इतने समय से कर रहे हैं। सो उस आधार पर इस तरह से फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो अब 2 ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बनते हैं, और इन 2 स्टेटमेंट के आधार पर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है कि ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन जो किसी न्यूज से निकल कर आया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली न्यूज की तरफ। माय मिस्टेक। सो अगला न्यूज है आपका
ह्यूज क्वेक इन रशिया ट्रिगर्स सुनामी वार्निंग अराउंड पैसिफिक। रशिया का एक कैमचैटका नाम का एक शहर है, वहां पर क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया, जिस अर्थक्वेक के कारण सुनामी का अलर्ट रहा और हमने कई बड़ा डिवास्टेशन जो है पैसिफिक ओशन में देखा। सुनामी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि जिस तरह से डिवास्टेशन सुनामी के बाद होता है, हमने 2004 में एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जापान और कई बार ऐसी लहरों का चपेट हम लोगों ने देखा। सो इस आधार पर एक सवाल जो है वो बनता है कि क्या क्वेश्चंस जो है इस आधार पर पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन इज देयर, which of the following factors are responsible for earthquake lead tsunamis? पहला, the earthquake must be a marine event. An earthquake should occur due to normal faults. The magnitude of earthquake should be more than 7.0 magnitude. ठीक है, रिचर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7.0 से अधिक होना चाहिए। Select the using code how many which options are correct, 1 only, 2 only, 3 only और 1 and 3 only। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको लगाना। क्वेश्चन अगर आपका कवर किया हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम आपको बताते हैं। भूकंप एक समुद्री घटना होनी चाहिए, भूकंप सामान्य भ्रंशों के कारण होना चाहिए, भूकंप की तीव्रता 7.0 से अधिक होना चाहिए। नीचे दिए गए कुट में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 और 3। जो भी ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और जो लोग पहली बार इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसको समझिए कि ये जो सुनामीज आती हैं, जो अर्थक्वेक के कारण आती है, वर्तमान में क्यों न्यूज में, तो पावरफुल मैग्नीट्यूड ऑफ 8.8 रिचर स्केल पे अर्थक्वेक ऑफ रशिया फार ईस्टर्न कैमचैटका पेनिनसुला जो है वहां पर ट्रिगर्ड हुआ, जिसके कारण सुनामी वेव जो है अप टू 16 फीट वो हम लोगों ने देखी, जो अमेरिकन कोस्ट तक भी जा पहुंची, हवाई आइलैंड तक जा पहुंची और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया वाला हिस्सा जो है उसे भी कवर किया। There are several factors involving in generation of the tsunamis from the earthquake. First, the earthquake must be a marine event that displaces the sea floor. It should also be shallow earthquake which carries more energy than emerged to be the surface when compared to quake that occurred deeper under earth the surface, while the deeper quake spread further as the seismic wave more rapidly upward of the surface, they loses energy with traveling greater distance, hence the statement 1 is correct. पॉइंट क्या है इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं। अर्थक्वेक क्या होना चाहिए, एक मरीन इवेंट होना चाहिए। अगर मरीन में रहेगा और अगर वो शेलो रहेगा, उस पे ऊपर वाले हिस्से पे रहेगा, तो क्या ज्यादा एनर्जी लेकर आएगा। जितना ज्यादा एनर्जी लेकर आएगा उतनी ज्यादा वेव्स क्रिएट करेगा, उस कारण से सुनामी ऑकर होने के चांसेस जो वो बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है और वो सिस्मिक वे में लैंड में जा रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। हाँ, ट्रिगर करता है, डिवास्टेशन होता है, परंतु वो एनर्जी लॉस होने के कारण सुनामी आने के चांसेस क्या है, कम हो जाते हैं। इस आधार पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि भैया कैसा होना चाहिए, ये आपका शैलो होना चाहिए और आपका मरीन इवेंट के रूप में जाना चाहिए। सेकेंड, अगर इसी आधार पर देखा जाए तो पॉइंट कहता है इन अर्थक्वेक दैट लीड टू सुनामी जनरली ऑकर्स ड्यू टू द रिवर्स फॉल्टिंग। ठीक है, किस आधार पे होता है, रिवर्स फॉल्टिंग। इन अ रिवर्स फॉल्ट द ब्लॉक ऑफ रॉक अबव द रॉक प्लेन मूव्स टू द रिलेटिव टू द ब्लॉक बिलो द फॉल्ट प्लेन। दिस फॉल्ट मोशन इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ फोर्सेस, हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। वो नॉर्मल क्वेक नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, एक रिवर्स फॉल्टिंग के कारण स्टेब्लिश होने वाला एक अर्थक्वेक होना चाहिए, जिसको आप ज्योग्राफी में कवर कर सकते हो। अगर आपने ज्योग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप वहां से इसे जनरली अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपका क्या होना चाहिए, एक रिवर्स फ्लॉट रहेगा, तभी जाके वो क्या करेगा, एक कंप्रेशन फोर्स जनरेट करेगा, जिस कारण से सुनामी होगा। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट, tsunamis are usually generated by quakes with magnitude of more than 7.0 या 7.0 not O ना, hence the statement 3 is correct। तो 7 मैग्नीट्यूड का क्या होना चाहिए, आपका अर्थक्वेक जो है वो होना चाहिए। इस तरह से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, जो ये कहता है 1 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, जो क्या बोल रहा था आपका डी वाला ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 1 and 3 वाला करेक्ट है। इस तरह से ऑप्शन का सही आंसर जो है आपका डी आ जाए कि भैया पहले वाला तो सही है, साथ ही साथ तीसरे वाला सही है, तो 1 and 3 इज द करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट। ओ पॉइंट ओ को लेकर अभी एक रिसेंट कमेंट मेरा है कि सही बात है, वो नहीं, वो क्या कहलाता है, वो जीरो कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते, अगली न्यूज को कवर करते।
एक न्यूज आई मध्य प्रदेश से है, हमारे काफी करीब से है। मध्य प्रदेश सोल हेरिटेज ट्रेन जिसका रिज्यूम सर्विसेज अनाउंस इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे द्वारा अनाउंस किया गया कि भारत की एक अकेली, मध्य प्रदेश की एक अकेली जो हेरिटेज ट्रेन है उसको सर्विसेज को वापस शुरू किया जा रहा है, जिसे बंद कर दिया गया था गर्मी के दिनों में क्योंकि लोगों का भीड़ का जाना वहां पर कम हो गया। कौन सी ट्रेन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, गैस कीजिए, हम आपको आगे इसकी सारी जो जानकारी है वो जानकारी बताते हैं। भारत मध्य प्रदेश में एक ट्रेन चलती है जिसे कहा जाता है पाताल पानी कालाकुंड ट्रेन, जो एक हेरिटेज वो माउंटेन वाले रीजन से निकलने वाली एक ट्रेन। विथ रेफरेंस टू द पाताल पानी कालाकुंड रेलवे द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महाराजा तुकोजी राव होलकर सेकेंड, who reached from 1844 to 1886, proposed the construction of railway line. It is a narrow gauge section which was preserved by the Indian Railway in 2018. The railway line is located in the two states Karnataka and Maharashtra. How many of above statement given is correct? Only one, only two, all three या none? सवाल आपके सामने है, आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, गेस करना चाहते हैं तो गेस करके देखिए। तब तक हम हिंदी में बताते हैं कि पाताल पानी कालाकुंड रेलवे लाइन जो है वो उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराज तुकोजी राव होलकर, जिन्होंने 1844 से 1886 तक शासन किया, उन्होंने इस रेलवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। यह एक नेरो गज खंड है जिसे 2018 में संरक्षित किया गया है। यह रेलवे लाइन दो राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही? जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्हें उनका आंसर जो है मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले पता होना चाहिए। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूं। आफ्टर temporary suspension of service due to the deep in tourist traffic of the 155-year-old Patal Pani Kalakund line, Western Railway restart the heritage train operation last week. A 9.5 kilometer long Patal Pani Kalakund line is Madhya Pradesh डॉक्टर अंबेडकर नगर, फॉर्मली क्या कहा जाता है उसे महू खंडवा सेगमेंट कहा जाता है, इज कंसीडर वन ऑफ द इंडियन रेलवे 6th हेरिटेज लाइन despite the fact that we yet to officially certified by Indian Railway Board. So statement 3 जो है वो इनकरेक्ट है, जो ये कहता है कि ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र और कर्नाटका की दो स्टेट में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। It is a meter gauge section that was preserved by the Indian Railway in 2018 as the line terrain prevented from the being the change to the wide gauge. The first heritage train on the line departed on the December 2018. इसलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये कौन सा है? ये मीटर गेज है, नेरो गेज नहीं है। तो नेरो गेज न होने के कारण अगला वाला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि उसका एक पार्ट सही है, वो 2018 में शुरू किया गया था, पर ये क्या किया गया, वो वाला नेरो गेज न होने के कारण वो वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट सेकेंड भी क्या हो गया? स्टेटमेंट सेकेंड भी इनकरेक्ट हो गया। आखिरी बात पे आते हैं। So the necessity of the railway line in this area was apparent in the 19th century when the princely state of Indore, ruled by Holkar, was established as a British proprietors in 1880. महाराजा तुकोजी राव होलकर जिन्होंने रूल किया, उन्होंने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी और इसके लिए अलग से सम ऑफ द 100 लोन जो है वो 101 ईयर के लिए लिया था। इसलिए स्टेटमेंट 1 इसमें से क्या होता है? करेक्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? 1, दैट ओ ए कि ओनली वन ऑप्शन या फिर ओनली वन इज करेक्ट। क्या स्टेटमेंट है? द फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चन भी समझ में आया, किस तरह से पूछा गया, क्या फॉर्मिंग का लेवल होता है, कितना डीप तक जाना चाहिए, ये सारी कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ रहा है। स्टिल अगर कोई दिमाग में लग रहा है ना कि यार ये डाउट पूछने लायक है, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है अबाउट द नेक्स्ट न्यूज, और वो न्यूज आपकी कवर करती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ओवर द एज कैप इन सरोगेसी लॉ। सरोगेसी का आपने सुना होगा, किराए की गोद। कुछ फिल्में हमारे यहाँ इस किराए की गोद को लेकर बनी। एक मिमी जो रिसेंटली बनाई गई जिसमें इस सरोगेसी को और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को बताया गया, और वैसी एक फिल्म 2001 में बनी थी जिसका नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके,
जिसमें सलमान खान स्टारर इस फिल्म में भी इसी किराए की गोद को कहीं न कहीं दिखाया गया है। वर्तमान में इंडिया में ये किराए की गोद बड़ी चल रही है, क्योंकि बड़े स्टार्स जो है वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, रिच पीपल है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, कई लोग मजबूरी में कर रहे हैं कि वो पेरेंट नहीं बन पा रहा है कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण, इसलिए वो किराए की कोक ले रहे हैं। और कुछ लोग उनका मानना है कि क्यों हम पाले हमारी कोक में, किसी और की कोक में जब मिल रहा है। तो आपने प्रतिजिंटा का नाम, सॉरी माय मिस्टेक, आपने प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना, शाहरुख खान, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सरोगेसी के थ्रू क्या बने हैं, वो पेरेंटशिप को है अपनाए। अब इसको लेकर भारत में कानून है। पहला, द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 जो इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको प्रिपेयर करता है। अब जिस तरह से इससे संबंधित केसेस बढ़ रहे हैं, ये बाजार न्यूज में है, और न्यूज में है तो सवाल बनना स्वाभाविक है। एक सवाल यहां से बनता है, अगर आप पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा। तो सवाल आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग prescribe the legal framework for surrogacy? The Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021, the Surrogacy Regulation Act 2021. Select the correct option. 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. निम्नलिखित में से कौन सा सरोगेसी के लिए कानून ढांचा निर्धारित करता है? सहायक प्रजनन तकनीक विनिमय अधिनियम 2021, सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021, इनमें से कौन सा करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक है न तो दो है? आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा आपके प्रेजेंट। तो द सुप्रीम कोर्ट रिलीज reserved its verdict on the clutch of the petition challenging the age cap for the couples seeking to have a child through surrogacy, especially those couples who had started the process before Parliament enacted the current law in this matter. So the Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021 and the Surrogacy Regulation Act 2021 prescribe the legal framework for the surrogacy. इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो टुगेदर दिस लॉ lay down the age limit on the intending to have the child of surrogacy. The intended woman, if married, must be between 25 and 50 years of the age. Fathers must be between 26 to 55 years of age, and the single woman must be between the age of 35 to 45 years. Then only they can go for what? Surrogacy. Surrogacy प्रॉब्लम है या समस्या है या समाधान, इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, क्या आपका ओपिनियन है वो मायने रखता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन, दोनों कानून जो है वो कानून इससे संबंधित बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगले एक खबर को देखते हैं। रेलवे से जुड़ी खबर है, दिल्ली मुंबई रूट गेट्स कवच 4.0 as Indian Railway expands safety system deployment. भारत में पिछले साल 2024-23-24 का पूरा जो हिस्सा 25 की शुरुआत भी रेलवे के लिए काफी बुरी रही। ऐसे बुरी तो सबके लिए ही रही, परंतु हाँ रेलवे के लिए थोड़ी ज्यादा बुरी रही। कई सारे मेजर डिरेलमेंट हमने देखे, एक्सीडेंट देखे, जिस कारण से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल मिनिस्ट्री के ऊपर आया। मिनिस्ट्री ने कहा कि हम एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? कवच। वर्तमान में कवच को 4.0 के नाम से वापस क्या किया गया है? डाला गया है दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर। तो यहां से संबंधित चीजें जो है सवाल पूछी जा सकती है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो बनता है वो सवाल कहता है, with reference to the Kavach system, consider the following statement. It is an indigenously developed automatic train protection system, ATP. It aids to loco pilot in running the train with specified speed limit by automatic application on brake in case of loco pilot failed to do so. It was adopted as a national ATP system in 2020. How many of above statement are correct? Only one, only two, all three and none. कवच प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली है। यह लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने में विफल होने की स्थिति में स्वचालित रूप में ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्दिष्ट गति के भीतर चलाने की सहायता प्रदान करता है। इसे 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? आप लोग लगातार न्यूज पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं उनके लिए हम लेकर आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो समझिए,
The Indian Railway has accorded safety in highest priority. It introduced Kavach as an indigenously designed, developed, and manufactured automatic train protection system. To further enhance safe operation of the train, hence statement 1 is correct. तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये इंडिजीनियस है. सेकंड कहता है इंडियन रेलवे कवच टेक्नोलॉजी एड द लोको पायलट टू रनिंग ट्रेन विद स्पेसिफिक speed limit by automatic application of brake in the case loco pilot fail to do so. Hence it helped to train run safely during all weather, inclement weather. So hence option second is also correct. It was adopted in the national ATP system in July 2020. So कवच टेक्नोलॉजी तब से इंस्टॉल हो रही है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट कि ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. ये क्वेश्चन, ये न्यूज और इससे संबंधित सवाल की डेप्थ. अगर कोई भी सवाल मन में आ रहा है कमेंट बॉक्स में डालिए. सेशन अच्छा लगा हो तो उस बारे में बताइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन का पार्ट है. जाने की आवश्यकता नहीं, अभी और क्वेश्चन थोड़े से बाकी. सो एक और न्यूज, जिस न्यूज में से आया कि एक न्यूज बाजार में चल रहा है. पहला, the Syrian government and Kurdish Lud SDF trade blame over northern Syria attack. सीरिया में काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा. इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है. इंडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ सीरिया दो इट्स फ्रेंडशिप विद सीरियंस एंड द कुर्ड्स. दोनों के साथ भारत की दोस्ती होने के कारण इन दोनों में समझौते का काम भारत कर सकता है. अमेरिका फेल हो रहा है. ट्रंप का शांति समझौते शायद नहीं होने के कारण भारत से एक उम्मीद लगाई जा रही है, पर अभी तो ट्रंप था वो भारत के साथ टैरिफ खेलने में व्यस्त है. चलिए यहां से एक सवाल. रिसेंटली द कुर्द, इसको संबंधित एक वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर पोस्ट किया है, आपको उसमें मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में. रिसेंटली द कुर्द, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप, वर इन न्यूज मेनली रिसाइड्स इन, ठीक है, हाईलैंड्स एंड सदर्न ऑफ ईस्टर्न टर्की, नॉर्दर्न इराक, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, southern Egypt and northern Oman. Select the correct answer using the codes given below. सवाल है, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा राज्य विहीन जाति समूह कुर्द चर्चा में रहा है. मुख्यतः कहां रहता है? दक्षिण पूर्वी तुर्की के उच्च भाग में, उत्तरी इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तर पश्चिमी ईरान, दक्षिणी मिस्र, उत्तरी ओमान. नीचे दिए गए कथनों को उसमें समझिए. न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो ये चैलेंज आप लोगों के कि आप इसके आंसर को लगाइए, क्योंकि आपने न्यूज जो है कवर की है. जो लोग कवर कर चुके हैं ऑप्शन, आप एक सजेशन अपने इसमें लीजिए, एक ट्राई अपने इसमें कीजिए. जो पहली बार है उनको हम इस न्यूज को एक्सप्लेन करते हैं. सो द रिसेंट इजरायली एयर स्ट्राइक इन द Damascus, ठीक है, हैव हाइटन द टेंशन बिटवीन द मेनी स्टेक होल्डर्स इन द रीजन. As commander of the Syrian Democratic Force and the one of the most senior leader in the Kurd Democratic Autonomous Administrator of the Northeast Syria, Kurdish leader General Maaloum Abdi is the key player in the region of the complex unique state. तो यहां से ही कुर्द क्या होते हैं न्यूज में आता है. सो कुर्द के बारे में बात की जाए. कुर्द आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है. दे लिव इन द हाईलैंड ऑफ द सदर्न एंड ईस्टर्न टर्की, नॉर्दर्न इराक, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, part of the southern Armenia, and a minority in each of these countries. Small communities live in Georgia, Kazakhstan, Lebanon and eastern Iran as well. तो इन सारे एरिया में कौन देखने को मिल जाएगा? द कुर्द जो है वो देखने को मिल जाएंगे. The another one, Kurdish nationalists claim a history of going back 2,500 years, but they developed as a distinct community in the 7th century when the most tribe in the area is adopted Islam. They speak language that related to the Persian and Pashto, although local dialect differs. Kamramani, which is most Kurd in Turkey, speaks. इस आधार पर अगर देखा जाए तो कुर्द जो है वो कहां पर है? इन सारे रीजन में बिलोंग करते हैं. तो डी जो है वो क्या होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है. जो रीजन इसके अंदर नहीं दिए गए वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. एंड इट इज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट, जिसको लेकर एक क्वेश्चन हमने आपके डेली करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया था. क्वेश्चन कहता है, पीएम मोदी एट गंगाईकोंड चोलपुरम, हाउ इट्स ग्रैंड टेंपल हिस्ट्री इज लिंक्ड टू दी प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपके मालदीव, पहले यूके से मालदीव्स गए, मालदीव्स के बाद कहां आए? वो तमिलनाडु पहुंचे और गंगाईकोंड चोलपुरम विजिट कर वहां पर स्थित जो टेंपल था उस टेंपल को विजिट किया और बाद में राजा का जो 1000th बर्थ एनिवर्सरी था उसको सेलिब्रेट किया. तो यहां से एक सवाल बनता है. सवाल है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे तो हिस्ट्री से है परंतु न्यूज में करंट अफेयर के कारण। ही इज known for defeating the Pala kingdom of Bengal. He built Gangaikonda Cholpuram as his capital. He led a marine expedition to Southeast Asia. Above mentioned statement refers to Vijayalaya Chola, Rajendra Chola III, Rajaraja I, Rajendra I. जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनको हिस्ट्री में मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया है, वो उसको आंसर करें कमेंट बॉक्स में, और जो लोग हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देते। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें बंगाल के पाल साम्राज्य को पराजित करने के लिए जाना जाता है। उन्हें गंगाईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में एक समुद्री अभियान चलाया। ये कथन किन के लिए सही है? विजयालय चोल, राजेंद्र चोल तृतीय, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के सापेक्ष में। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर डालिए। जो लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसे समझा देते हैं। Prime Minister Narendra Modi on the 27th July offered prayer at the ancient Shiv temple at Gangaikonda Cholpuram in Tamil Nadu. ये जो टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है और ऑफ्टन क्या है, एक पिनेकल ऑफ चोला आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो उन्होंने क्या किया था, गंगा रिवर को क्रॉस कर लिया था, पार्ट सुमात्रा, मलेशिया, म्यांमार को कॉन्कर किया था, और इन्हीं के मेमोरी में आदि तिरुवत्तरई फेस्टिवल जो उसे हर साल क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और उनका नाम है राजेंद्र चोला। और अब की बार 1000 रुपीज का कॉइन भी इनके लिए नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज किया गया है। अच्छा, अगर इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर देखें तो राजेंद्र चोल वाज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ही रूल्ड फॉर 30 इयर्स। इन्होंने ही अपनी आर्मी के साथ पाला को डिफीट किया, पहला ऐसा शासक जो साउथ इंडिया से आकर गंगा को क्रॉस किया। इस कारण से एक टाइटल लिया गंगाईकोंड चोलपुरम का। एक गंगाईकोंड चोला एक नया शहर बसाया कावेरी नदी के किनारे, गंगाईकोंड चोलपुरम, और उसे अपनी राजधानी बना दी। इन्हीं ने साउथ ईस्ट में अपना क्या चलाया, एक नेवल एक्सपेडिशन चलाया, और जिन जगहों पर इनके पिता राजेंद्र फर्स्ट की सुप्रीमेसी लगी थी उसको इन्होंने डिफीट करके, कॉन्कर करके अपना एक्सपांशन जो वो किया। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां तक अगर किसी के मन में कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। So the next news, PM Modi praises Kaziranga's AI-powered grassland bird census in monthly rapid radio program। ठीक है, जो उनका मन की बात प्रोग्राम होता है उनमें उन्होंने किसके बारे में बात किया, जो काजीरंगा में AI-powered grassland bird census चल रहा है उससे संबंधित। सो ये न्यूज जो है ये चली, और उस न्यूज में उन्होंने मन की बात में इस एफर्ट को बताया जो उनकी 124th मंथली एडिशन जो है वो चल रहा था, और उस आधार पर उन्होंने सवाल पूछा। यहां से एक सवाल बन जाएगा। सवाल कहता है, द यूज ऑफ पैसिव ऑस्काटिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इन काजीरंगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अ न्यू फीचर इन इसरो's PSLV रॉकेट, अ रिकॉर्डिंग टूल इन प्रलय मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। और डावर्स क्वेश्चन है भाई साहब। निष्क्रिय ध्वनिक रिकॉर्डिंग निगरानी का उपयोग निम्नलिखित में संबंधित है काजीरंगा में चारागाह पक्षी गणना के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसरो में PSLV रॉकेट में नई विशेषता के रूप में DRDO द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल के रिकॉर्डिंग उपकरण। जैसे न्यूज के आधार पर आपको आंसर तो पता चल गया, परंतु एक्सप्लेनेशन में आपके सामने रख देता हूं। Between March 18 and 25, a survey to record grassland bird population in Kaziranga National Park was undertaken by the team lead forest officers, scientists and conservatives. It is the first ever grassland bird census conducted in Assam's Kaziranga National Park. The grassland bird census recorded a total 43 grassland birds species, including 1 critically endangered and 2 endangered, and the 6 vulnerable species according to the IUCN Red List. A new methodology was developed in the survey, which was also mentioned in the मन की बात program according to the Kaziranga National Park Director। ठीक है, इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया the acoustic recording monitoring। ठीक है, इस आधार पर ये स्टेटमेंट आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। समझ में शायद आपको आया, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बस आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज को तरफ। और अगली न्यूज आपकी जो है वो न्यूज बात करती है काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा रिकॉर्ड्स वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी एट 18 per 100 स्क्वायर किलोमीटर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाने जाने वाली काजीरंगा जो है इंडिया का क्रूशियल स्टेक होल्डर है रॉयल बंगाल टाइगर में। तो वर्तमान में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इस रिपोर्ट के कारण ये सवाल जो आया, पर उससे एक सवाल एक और बनता है। सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट, बंदीपुर एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व, which is the correct chronology order according to the term of tiger density।
यहाँ ध्यान रखिएगा, टाइगर पॉपुलेशन नहीं पूछा है, क्या पूछा गया है, टाइगर डेंसिटी पूछा गया है। तो यहां से सवाल में डिफरेंस आ जाता है और इसीलिए यूपीएससी जानी जाती है। सवाल है, निम्नलिखित बाघ या अभयारण्यों पर विचार कीजिए। कार्बेट, बांदीपुर, काजीरंगा और बाघ घनत्व उच्च से निम्न के संदर्भ में कालानुक्रमित जो है क्रम को समझाए। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप सजेशन मींस आपका जो एक ऑप्शन है वो डालिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझने ले। सो ऑफिशियल्स released the summary report of the 2024 titled Status of Tigers in Kaziranga Tiger Reserves with a finding of the phase 4th of the monitoring initiative across eastern Assam and Nagaon and the Bishwath Wildlife Division. This was done at the direction of the National Tiger Conservation Authority. The survey documented 148 tiger in the reserves, up from 104 recorded in 2022, 99 in 2018 and 96 in 2014. तो 2014 में 96 से बढ़कर अभी 148 हो चुके हैं। तो बीजेपी वाले मोदी जी को इसका क्रेडिट दे सकते हैं। Reserve Director Sonali Ghosh said कि this finding shows Kaziranga has the third highest density in the world after Corbett Tiger Reserve in Uttarakhand and Bandipur Tiger Reserve in Karnataka. सबसे पहले कौन आता है, कार्बेट, फिर आता है आपका बांदी, फिर आता है आपका ये। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो लो क्या बनेगा डेंसिटी का, कार्बेट फर्स्ट पे, बांदीपुर सेकंड पे और थर्ड पे आ जाएगा काजीरंगा। सो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपके जो सवाल पूछा गया उससे। अब यहाँ का तो आपको क्लियर हो ही गया कि क्या डेंसिटी है। अब कमेंट बॉक्स में आप ये ढूंढ के लाइए कि कार्बेट की डेंसिटी और बांदीपुर जो है उसकी डेंसिटी क्या है, कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं जो इससे संबंधित है। Supreme Court refused to entertain plea to apply POSH Act on political parties. POSH stand for the Prevention of Sexual Harassment at Workplace Trend. ये बड़ा कंसर्न है वर्कप्लेस को लेकर, बड़ा कंसर्न है फीमेल की सिक्योरिटी को लेकर। सो सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में जब ये कहा गया कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है इसको दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज को भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में लोअर लेवल पर कोई बड़ा मैकेनिज्म न होने के कारण सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो वर्तमान में आपने कर्नाटका वाला वो केस सुना होगा जहां मिस्टर रेवन्ना जो वहां के पूर्व देवगौड़ा प्रधानमंत्री, उनके बेटे सीएम जो रहे उनका बेटा है, प्रधानमंत्री का पोता और मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको सेक्सुअल हरासमेंट में आजीवन कारावास वहां के कोर्ट ने सुनाया। अब इसके पर आधारित ये क्वेश्चन आया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुनने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ओपिनियन आपका हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, परंतु इससे कोर्ट से संबंधित एक केस आता है, इस कानून से संबंधित एक जो न्यूज है वो है, उस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। आप इसको लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं कि इसको शामिल करना चाहिए या नहीं, इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद जरूर आपके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉश एक्ट। ठीक है, सो द पॉश एक्ट रिक्वायर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्कप्लेस टू सेट अप एज ए इंटरनल कंप्लेंट कमिटी टू हियर कंप्लेंट ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। Recently, the Supreme Court refused to entertain a petition seeking the application of Sexual Harassment of Women Workplace Prevention, Prohibition and Redressal 2000 Act 2013, known as the POSH Act, to the political parties. पोश अधिनियम के तहत सार्वजनिक निजी दोनों कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का स्थापना करना आवश्यक है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पॉलिटिकल पार्टीज तक बढ़ाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्योंकि न्यूज आपने देख ली तो कथन क्लियरली आपको समझ में आ गया हो, फिर भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख देते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन द पिटीशन। ठीक है, जो पॉश एक्ट के रूप में जाना जाता है, इस आधार पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जो हमने अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। पहला पढ़ लेते हैं। The POSH Act required both public and private workplace to set up an internal complaint committee (ICC) to hear the complaint on sexual harassment। तो इस आधार पर पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका, उसको अच्छा समझिएगा। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, वो भी करेक्ट हो जाएगा। The petition said that despite the expensive definition of the employee in workplace, the Act, women engaged in political party, particularly on the grassroots level, follow some sexual harassment या उससे सफर करती है। अब ये हमारा तो मानना है कि हाँ बिल्कुल ही सफर करती हैं और उनसे संबंधित कानून भी होना चाहिए, परंतु न होने के एब्सेंस में इश्यूज तो आते हैं। एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा केस है कि एक जज जिनको लेकर उनके साथी जज ने उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के केस जो है वो दायर किए, उनको प्रमोट कर दिया गया तो उस जज ने इस्तीफा दे दिया।
तो ये बड़ा मैटर है सेक्सुअल हरासमेंट का वर्क प्लेस को लेकर, जिससे संबंधित कई सारे आर्टिकल्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहां तक थे आपके इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते अगली न्यूज को कवर करते हैं, और न्यूज आपकी है सेक्रेट पिपरवाह रिलाइज ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिटर्न टू होम या रिटर्न टू इंडिया। सवाल इससे एक करंट अफेयर मैंने आपका डेली करंट अफेयर वाला जो सेक्शन था उसमें भी कवर किया था। तो कहता है कि पिपरवाह जो रिलाइसेस है लॉर्ड बुद्धा के वो वापस आए, जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर मिस्टर गजेंद्र सिंह को क्या किए गए, सौंपे गए। अब इस पे संबंधित एक सवाल बड़ा कॉमन है। व्हाट आर द पिपरवाह जेम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज हेडलाइन? हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहे पिपरवाह रत्न क्या है? लॉस्ट कलेक्शन ऑफ मुगल मिनिएचर प्रीसियस स्टोन, a type of coinage used during the Mauryan Empire, the relics of the Buddhas, the modern day diamond brand of the southern India। मुगल कालीन लघु कीमती पत्थरों का एक खोया हुआ संग्रह, मौर्य साम्राज्य के प्रयुक्त एक प्रकार का सिक्का, बुद्ध के अवशेष, दक्षिण भारत का एक आधुनिक हीरा ब्रांड। आंसर क्योंकि क्लियर है, हमने न्यूज में देख रखा था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, बुद्ध के अवशेष, द रिलायंस ऑफ बुद्ध। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं और आपका पॉइंट है द पिपरवाह जेम्स वो इंडिया आ गए वाला पहला स्टेटमेंट है। इन में कलेक्शन ऑफ 349 gemstone came up to the auction on the Southern Bay, Hong Kong. These were the part of larger collection of antiquity in unearthed in 1898 by the William Catalog Speck, an English estate manager on at a Buddhist stupa in Piparwa village in the Siddharthnagar district of the Uttar Pradesh, जो आपका नेपाल बॉर्डर के पास है। उस समय वाइसरॉय एलिंग थे, उन्होंने इसे डोनेट कर दिया, द सेक्रेट बोन टू द एश इन द कलेक्शन एंड बिलीव टू बी द बुद्धा हिमसेल्फ। और इस तरह से फिर ये चीजें जो है ये सैमियस किंग रामा फिफ्थ के पास चली गई। उसके बाद से फिर ये क्या होता गया, ट्रिकल होता गया और ये ऑक्शन में आ गई। भारत सरकार ने विकास भी जो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत इन रिलायंसेस को वापस लेकर आए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। दिस इज फॉर द टुडे, दिस इज फ्रॉम द पर्टिकुलर वीक। कि इस वीक से संबंधित क्या क्या सवाल बन सकते हैं, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप ही से हमें मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों तक साथ शेयर कीजिए और बस कल्पाक्ष के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।